हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर ये क्लास कितने बजे चलती है। तो आपको बता दें ये क्लास आपकी 8:30 बजे, रात 8:30 बजे चलती है। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो प्रश्न है वो आपको देखने में सरल लगेंगे, लेकिन ईमानदारी से अगर टेस्ट लगाएंगे तो 40 प्लस प्रश्न आप नहीं ला सकते हैं। और अगर आपके 40 प्लस प्रश्न आते हैं तो कमेंट जरूर करिए। साथ में अगर 40 आते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है हिंदी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। वर्ण व्यंजन नहीं है। तो देखिए व्यंजन के अंतर्गत आपके क्या होते हैं, का, खा, गा, ऐसे होते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका दिया है खा, जो आपका दिया है रा, और आपका यहाँ पर दिया है या। ये तो आपके क्या है, ये आपके वर्ण व्यंजन है। लेकिन जो आपका ऊ है ये आपका स्वर होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए आ चुका है। कह रहा है आपसे धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय होते हैं। चलिए इसका जवाब देना है कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर। उन्हें हम लोग कृत्य प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हें कृत्य प्रत्यय बोलते हैं। और जो लोग यहाँ पर जवाब सी दे रहे हैं उनको बता दें कि तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय बोलते हैं। समझ में आ गया, तो इसका जवाब आपका बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि इनमें से किस में निरुपसर्ग नहीं है। निरुपसर्ग नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपके निर्देश में भी है, निर्बल में भी है और आपके निर्वाह में भी है। लेकिन यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि आपकी नि शेष में आपका निरुपसर्ग आपका नहीं है। तो जवाब आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि औपचारिक प्रत्यय, औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वो आपका कौन सा, तो औपचारिक एक निकल रहा है ना। तो एक आपके देख सकते हैं कि आपके इस वाले में बिंदी आपकी लगी हुई है ना। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपका हो जाएगा। औपचारिक शब्द में प्रत्यय आपका कौन सा है, सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समीप, ठीक है देख लीजिए यहाँ पर दिया है समीप, गौड़ और आपका यहाँ पर कह सकते हैं छोटा। ये जो आपके उपसर्ग होते हैं, ये जो आपके उपसर्ग होते हैं किस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कि समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो ये जो आपके कह सकते उपसर्ग हैं ये छोटे को प्रदर्शित करते हैं। और जो छोटा होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसे, बिल्कुल सही जवाब है, उसे हम लोग बोलते हैं उप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उप बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने प्रधानमंत्री का नाम सुना, बोले प्रधानमंत्री, फिर बोलते हैं उप प्रधानमंत्री, है ना। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मतलब जो उप वाला होता है छोटा होता है ना। तो ये जो आपके हैं छोटे को दर्शा रहे हैं। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो याद रखिए भ्रमर, भ्रमर के पर्यायवाची में आप देख लीजिए यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका चंचरीक है ये भ्रमर का होता है, जो आपका मिलिंद है ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो देख सकते हैं जो आपका सिलीमुख है, सिलीमुख होता है ये आपके कह सकते हैं बाज का होता है, बाण का होता है। ठीक है, सिलीमुख होता है बाण का। ठीक है, किसका होता है, बाण जो आपको होता है बाण, तीर, सर, उसका होता है। यहाँ पर जो सलभ है, सलभ है ये कह सकते हैं पतंगा का होता है। किसका होता है, पतंगा का होता है, या टिड्डा को बोल सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर इस प्रश्न में दो ऑप्शन आपकी गलत हैं, सिलीमुख और आपकी सलभ, ये आपके भ्रमर के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयोग ने 2015 में यहाँ पर कह सकते हैं कि सिर्फ आंसर ए को माना है, यहाँ पर सलभ को भौरे के अंतर्गत रख दिया है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इसमें से इसको ए सही किया गया है। लेकिन शुद्ध जो आपका है वो आपके दोनों यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका ए और बी ये दोनों ही भ्रमर के पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है उन्मुख शब्द का विलोम। उन्मुख शब्द का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर उन्मुख का विलोम हो जाएगा आपका विमुख। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, वो विमुख हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताइए। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग की बात किया है और उपसर्ग जो आपका देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, उपसर्ग में आपका यहाँ पर हो जाएगा जो आपका दिया है प्रतिधनाशा। क्या बनेगा, प्रतिधनाशा, अर्थात आपका निकलेगा यहाँ पर प्रति शब्द आपका निकलेगा उपसर्ग। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक, तो संख्यावाचक में देख सकते हैं कि हम यहाँ पर
कैसा को नहीं लगा सकते, ना गरीब को, ना सफेद को। लेकिन जो कुछ आपका है ये कह सकते हैं आपका अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में आता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। यह प्रश्न आपके लिए कठिन हो सकता है, याद रखिए सभी लोग इसका जवाब सही नहीं दे पाएंगे। चलिए, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा तद्धित प्रत्यय पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखिए तद्धित प्रत्यय ये आपके भाववाचक को दर्शाते हैं। ये जो आपके प्रत्यय हैं आपके भाववाचक में आएंगे, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से किस एक शब्द को पति युक्त स्त्री, याद रखिए यहाँ पर दिया है पति युक्त स्त्री दिया है, ना कि यहाँ पर दिया है पति पत्नी का जोड़ा, ठीक है। पति युक्त पत्नी जो होती है उसे हम बोलते हैं सधवा, क्या बोलते हैं, उसे सधवा बोलते हैं। और अगर ये होता कि पति और पत्नी के जोड़े को तो हम लोग दंपत्ति लगा सकते थे। यहाँ पर आपका पति युक्त स्त्री को बोलते हैं सधवा बोलते हैं। 11 क्वेश्चन आपका ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जिसके हृदय में आघात हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं मर्माहत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मर्माहत बोलते हैं। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि कौन है। यहाँ पर देखिए निर्गुण भक्ति, भक्ति निर्गुण वो भी है, तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर। निर्गुण भक्ति धारा के जो संत कवि हैं, संत कवि हैं, संत कवि आपके कबीरदास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि अभेद का समरूपी भिन्नार्थक शब्द अभेद। देखिए इसे भी अभेद पढ़ेंगे और इसे भी अभेद पढ़ेंगे, लेकिन पूछा है कि इस अभेद का जो अर्थ होता है ये अर्थ क्या होता है। इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, याद रखिए इसका अर्थ होता है कि जो तोड़ा ना जा सके, जो तोड़ा ना जा सके उसे अभेद बोलते हैं, ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला दिया है वह दंड देने के योग्य है। बी वाला देखिए वह दंड भोगने के, तो भोगने शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं। वह उदंडनीय है, इसे भी नहीं कर सकते हैं। वह दंड योग है। तो यहाँ पर ए वाले में और डी वाले में कहीं ना कहीं शुद्धता आपको दिख रही है, और सबसे ज्यादा शुद्ध है वो आपका कौन सा शुद्ध है, तो सबसे ज्यादा शुद्ध आपका ए हो जाएगा, वह दंड देने के योग्य है, ये सबसे ज्यादा आपका शुद्ध होगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को चुनिए। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की बात किया है और देखिए कह रहा है उसमें बचपना है, उसमें बचपना है तो सही है। वह बचपन से सीधा है, ये भी सही है। वह बचपन से नटखट, ये भी सही है। कह रहा है उसमें बचपन है, उसमें बचपन है, तो भाई उसमें बचपन है इसे हम लोग अशुद्ध घोषित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बचपना शब्द हम भाव को दर्शित कर सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं। इस प्रकार से डी यहाँ पर आपका अशुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कवित्री निम्न से किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवित्री, देखो यहाँ पर कवित्री ये नहीं पूछ रहा है कि शुद्ध क्या है, यहाँ पर पूछा है कि स्त्रीलिंग पूछा है कि किस शब्द का स्त्रीलिंग है। तो आपका कवि का बनेगा क्या, कवित्री बनेगा ना। तो 17 क्वेश्चन आपका बी हो जाएगा, जो आपका कवि का स्त्रीलिंग बनता है कवित्री, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर 18 नंबर। तो देखिए पुष्प सही है, परिस्थिति सही है, प्रशंसा सही है, लेकिन जो आपको दिया गया है कौन सा, पूज्य। पूज्य आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है, पूज्य आपका गलत है, क्योंकि हमने बताया था कि पूज्य जो आपका होता है वो इस प्रकार से होता है, इसके अकॉर्डिंग वैसे शुद्ध देखा जाए तो आपका पूजनीय लिखा जाता है, ठीक है, पूजनीय लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के जो भेद होते हैं वो आपके होते हैं 8 होते हैं, ठीक है। कई बार हमने आपको बताया है, इसमें से जो आपका संबोधन है होए भो अरे याद होता है उसको भी जोड़ा जाता है, तो आपके 8 हो जाते हैं। लेकिन जैसे आपने समास पढ़ा होगा, जैसे कि आपने समास क्या कह सकते हैं हम लोग, हाँ समास में जो हमने आपको बताया था तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में आपके कह सकते हैं 6 प्रकार के कारक का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपके कारक टोटल होते कितने हैं, तो 8 होते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह शब्द आपसे पूछा है। और देखिए यह वह ये शब्द क्या होते हैं, ये सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि ऊधो का लेना ना माधो का देना, ऊधो का लेना ना माधो का देना, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है। देख लीजिए भाई, यहाँ पर ऊधो का लेना ना माधो का देना,
इसका सही अर्थ जो आपको हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा सी नंबर, अपने काम से काम। ठीक है, अपने काम से काम, ये आपका सही हो जाएगा सी नंबर। अगला है कि बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ये भी प्रश्न आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं सही जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देंगे, रेगुलर स्टूडेंट जरूर देंगे। ये प्रश्न आपका कंफ्यूज कर देता है कि यहाँ पर 3 लगाएं या 4 लगाएं या 6 लगाएं, है ना। तो याद रखिए बनावट के आधार पर जो आपके होते हैं वो आपके कितने होते हैं, तो 22 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। अब ये 3 प्रकार कौन से होते हैं, तो हमने आपको पढ़ाया था रूढ़ शब्द, दूसरा पढ़ाया था यौगिक शब्द, ठीक है, और तीसरा पढ़ाया था योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है अकर्मक का अर्थ क्या है। अकर्मक यहाँ पर देखिए कर्म दिया है तो उसके साथ इसका मतलब है कि उसमें कर्म नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अकर्मक जो आपका होता है वो कर्म रहित होता है, उसमें कर्म नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। क्रिया के व्यापार की निरंतरता मतलब कह सकते हैं एक्टिव रहना, लगातार कंटिन्यू, वो जो आपको होता है किसमें, तो आपकी वर्तमान काल। ठीक है, जैसे चल रहा है, बोलते हैं ना आपका धंधा कैसा चल रहा है, ऐसे बोलते हैं, तो बोलते हैं ये बढ़िया चल रहा है। फिर कहा जाता है कि भगवान करे ये धंधा ऐसे ही चलता रहे, ऐसा होगा ना, तो भविष्य में। यहाँ निरंतरता है जो कि आपकी वर्तमान की बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा वर्तमान काल। अगला प्रश्न आपका दिया है कि लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। यहाँ पर देखिए लाल किले पर तिरंगा, तो लाल किला है और तिरंगा है, इन दोनों के बीच में जो पर है ये संबंध दर्शा रहा है कि जो तिरंगा है वो लाल किले पर है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो पर है ये आपका संबंध बोधक अव्यय है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं, काफी बार हमने आपको बताया है वाच्य के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं और 3 प्रकार में कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपके भाववाच्य, ये 3 होते हैं। अगला है स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरि अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। हमने आपको बताया था कि कामायनी जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा है। कामायनी में हमने सर्गों को भी बताया था कि इसमें आपके लगभग 15 सर्ग से बनकर अब की कहानी तैयार हुई है। ठीक है, कामायनी। और ये जो आपका लिया गया है शीर्षक, ये आपके कर्म सर्ग से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। हर चीज रटी नहीं जा सकती है, लेकिन अगर रेगुलर रहा जाए तो आपको 100% वो रट जाएगा। जैसे प्रश्न आएगा आप आंसर लगा सकते हैं। नए बच्चे इस प्रश्न को जवाब नहीं दे सकते थे, लेकिन पुराने बच्चे देखकर ही जवाब दे दिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि सजावट शब्द के प्रत्यय की पहचान कीजिए। सजावट, आवट, आवट क्या निकल रहा है, आवट निकल रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आवट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद। विद्यालय हमेशा से आपने पढ़ा है, विद्यालय अर्थात विद्याधनालय। ठीक है, विद्याधनालय, जो कि ऑप्शन राइट आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर विद्याधनालय। और ये आपकी कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, यहाँ पर रूल भी देख लिया करिए। यहाँ पर बड़ा है, फिर आपका यहाँ पर प्लस बड़ा है, और ये जो आपका रूल होता है, ये रूल जो आपका होता है किसमें होता है, किसमें होता है, बिल्कुल सही है, ये आपकी दीर्घ संधि में होता है। ठीक है, दीर्घ संधि में। चलिए अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर में पीला अंबर जिनका हम लोग कृष्ण भगवान को बोलते हैं, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, जब कोई विशेष अर्थ निकलता है तब आपका बहुब्रीहि समास होता है। और अगला प्रश्न आपका है कि रमेश घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में कहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देख लीजिए, अल्प विराम की बात किया है, और याद रखिए हमेशा जो अल्प विराम होती है इनकी प्रयोग या इनका प्रयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। यहाँ पर देखिए रमेश घर आया, मतलब कि जो आया के बाद यहाँ पर आपका कॉमा होना चाहिए था। रमेश घर आया, इसके बाद थोड़ी देर रुका और चला गया, तो भी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए अगला है ब्रजभाषा का क्षेत्रीय ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र। ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र, तो ब्रजभाषा का केंद्र कहाँ पर है, कहाँ पर हो जाएगा, तो आपके मथुरा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का क्या अर्थ होगा। घड़ों पानी पड़ना, तो देखो सर्दी लगना तो होगा नहीं, कपकपी आना, घड़े से नहाना तो नहीं होगा, तो डायरेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लज्जित होना, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए में कौन सा अलंकार है। आपने हाई स्कूल में अगर पढ़ा होगा
वहां पर आपको ये शब्द मिला होगा। तो ऑप्शन में आपको देखना है, यहाँ पर रस तो दिया नहीं है कि करुण रस आप लगा देंगे, यहाँ पर आपका दिया है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, तो इसमें से जवाब हो जाएगा आपका अतिशयोक्त अलंकार। ठीक है, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है कि अभी उन्होंने पानी नहीं छुआ है, ठीक है, और कह सकते हैं उनके पैर भी धुल गए हैं। तो ये बात आपने पढ़ी होगी कृष्ण और सुदामा में। ठीक है, चलिए, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? बिल्कुल सिंपल है, उत्साह किस रस का है? तो आपके वीर रस का है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर ब्रज देह दानव दलन जय 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 कपिस सुर। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? कौन सा छंद है? 36 नंबर पे देखिए। तो अगर इसमें से आप मात्राएं गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर दिया है कौन सा? लाल। ठीक है, तो इसमें से आपका कह सकते हैं डबल हो जाएगा, फिर सिंगल, फिर स्क्वायर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर डबल हो जाएगा, फिर आपका सिंगल, फिर आपका डबल। इन्हीं को गिन लीजिए, इसी से पता चल जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 आया है। इसका मतलब इस वाले में 11 होगा, फिर इसमें 13 होंगे, फिर इसमें आपके 11 होंगे। जो 13 और 11 मतलब 13 और 11 का जो आपका पेयर बनता है वो आपका दोहा छंद होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा दोहा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ के अध्ययन के आधार पर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। देखो यहाँ पर जो आज का पैराग्राफ है ये महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। और अगर इस पैराग्राफ को नहीं भी पढ़ते हैं तो आपके अंदर इतनी आईक्यू जरूर है कि महात्मा गांधी के बारे में जरूर पढ़ा है। ठीक है, तो उससे संबंधित आपको सिर्फ प्रश्न पढ़ना है, यहाँ पर पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है और देखना है कि क्या जवाब आप सही दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ऐसे लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आईक्यू ऊपर आपका होता है, ये आपकी जीएस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कि अगर हम पैराग्राफ को भी ना देखें तो आंसर आप दे सकते हैं। देखिए कह रहा है सामान्य पुरुष की तुलना में महापुरुष में सर्वाधिक विशेषता क्या होती है? ये आप आसानी से दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पैराग्राफ को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए 37 वाले में कि जो महापुरुष होता है उसके जीवन में कार्य जो होते हैं महान होते हैं, उसके जीवन में जो कार्य होते हैं महान होते हैं, इसीलिए उनको महापुरुष कहा जाता है। ठीक है, और अगला दिया गया है कि महापुरुष मरकर भी अमर क्यों हो जाते हैं? महापुरुष जो होते हैं मरकर भी अमर क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर वे अपने पीछे छोड़ गए आपके चिर स्थायी आदर्श कार्य के कारण अन्य लोगों द्वारा याद किए जाते हैं। डी नंबर में देख लीजिए कि जो महान लोग होते हैं वो ऐसे कार्य कर जाते हैं कि आने वाली निरंतर पीढ़ियों में उनका नाम लिया जाता है इस कारण से। ठीक है, और अगला दिया है कि गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष क्यों माना जाता है, या माना गया है या माना जाएगा? तो याद रखिए गांधी जी को क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा है, एक ही भाग था अहिंसा। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं ऑप्शन आपका यहां पर बी हो जाएगा। और अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा है गांधी जी के अनुसार साध्य और साधना में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? साध्य और साधना में जो आपका महत्वपूर्ण आपका है, तो याद रखिए साध्य और साधन दोनों का जो पारस्परिक समान महत्व दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 40 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न थे जिनको जरूरी नहीं था कि आप गद्यांश पढ़ें, और ऐसे प्रश्न जैसे आप सीसेट का पेपर सॉल्व करते हैं तब आपको ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिल जाएंगे। यहाँ पर दिया है पूस की रात कहानी के रचनाकार। चलिए, पूस की रात कहानी के रचनाकार आपके कौन से हैं? या देखिए पूस की रात कहानी आपने बताया पढ़ा होगा, ये आपके कौन है? तो आपके प्रेमचंद। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा प्रेमचंद। अगला प्रश्न आपका है भिक्षुक कविता के रचनाकार बताइए। भिक्षुक कविता के रचनाकार पूछा गया है और जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर निराला जी हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? भिक्षुक कविता के रचयिता आपके कौन है? तो आपके निराला हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है पल्लव के रचयिता कौन से हैं? पल्लव नाम पढ़ा है ना, पल्लव के लिए इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था 43 में। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा पल्लव के जो आपके हैं या आपके हैं सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया है चिंतामणि के रचयिता कौन से हैं? चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता आपके कौन है? यहाँ पर 44 को ऑप्शन राइटअप का आपका बिल्कुल सही है। आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि अशोक के फूल निबंध। याद रखिए अशोक का फूल क्या है? ये निबंध है। और इसके रचनाकार आपके कौन से हैं? इसके रचनाकार कौन है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपके जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपके अशोक के फूल के रचनाकार हैं। अगला है इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो देखिए बिहारी हिंदी में भोजपुरी होती है, मगही होती है और मैथिली होती है।
लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं जो आपकी अवधि है, अवधि ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, यह आपके पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी में आपको बताया था ABC, मतलब अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 आपकी होती हैं जो आपकी अवधि में आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? रीत काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दिया है? तो याद रखिएगा कि रीत काल को श्रृंगार काल, ये जो आपकी संज्ञा दिया है, यह आपके विश्वनाथ मिश्र के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः कौन सी है? बांदा और महोबा, देखो ऐसे क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ से खनिज उत्पादन भी प्राप्त होते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र देखा जाए तो झांसी से या MP से, जो आप कह सकते हैं बघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ से हैं। तो यहाँ पर जो बोली जाती है बघेली और बुंदेली, ये आपकी होती है, यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य में राम काव्य है, लेकिन इसके साथ एक शब्द लगा दिया है मुख्य प्रेरणा स्रोत। और मुख्य प्रेरणा स्रोत अगर लगा देंगे तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, स्वामी रामानंद। ये आपके मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं आपके राम काव्य के। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत भारती पुरस्कार याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला ये आपका पुरस्कार है जो आपके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भारत भारती पुरस्कार। 50 क्वेश्चन आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका साहित्य क्षेत्र आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने टेस्ट सॉल्व किया, 50 प्रश्न थे। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके यहाँ पर सही किए हैं ईमानदारी से। और अगर आपने यहाँ पर 40 प्लस कर दिया है तो समझिए कि आपकी हिंदी काफ़ी हद तक आपकी सही है। लेकिन जिनके 45 प्लस अगर किए हैं तो मान लो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि इस टेस्ट पेपर में आप 45 क्रॉस किए होंगे। ठीक है, लेकिन 35 प्लस के नीचे भी नहीं आना चाहिए, 35 के नीचे भी किसी के नहीं आना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आप लोगों के आज के टेस्ट में हिंदी में कितने यहाँ पर प्रश्न आए हैं। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। और आज की वीडियो इतना देखते हैं, पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर